सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे वायुमंडल का संगठन व संरचना। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी और बीए प्रथम वर्ष का ये टॉपिक वायुमंडल, सामान्य भाषा में हम एक बात देखें जहां हम सांस लेते हैं, हमारे चारों ओर का जो आवरण जो आपको दिखते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर एक लिफाफे के रूप में चारों ओर चढ़ा हुआ है, वो वायुमंडल कहलाता है। एक जनरल जो परिभाषा है इसकी, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक ऐसा आवरण, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक ऐसा आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, जो किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हमारी पृथ्वी से चिपका हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। यानी हमारी अर्थ जो है, इस अर्थ के चारों ओर गैसों का एक ऐसा आवरण जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी अर्थ से चिपका हुआ रहता है, वो वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल की जो सामान्य जो ऊंचाई बताई गई है, जो वो है 10,000 किलोमीटर। यानी हमारे धरातल के सरफेस से लेकर अगर बात करें, ये धरातल है यानी सरफेस है, अर्थ के अगर सरफेस से बात करें तो इसके ऊपर 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। परंतु ह्यूमन नीड के लिए, मानव की जो के लिए जो वायुमंडल उपयोगी है, मनुष्य के लिए जो वायुमंडल उपयोगी है, उसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर ही है। उसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। ये पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल जो है वो गैसों का एक आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी से चिपका हुआ है। इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है धरातल से लेकर, और ह्यूमन नीड के लिए 800 किलोमीटर का जो वायुमंडल है वो हमारे लिए उपयोगी है। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। वायुमंडल के कुल आयतन का, वायुमंडल के कुल आयतन का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। वायुमंडल के कुल आयतन का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जबकि 99% जो आयतन है वो 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। वायुमंडल के कुल आयतन का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि 99% भाग 33 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। ये हमारे वायुमंडल का जो सामान्य इंट्रोडक्शन है उसकी बात है। अब वायुमंडल में दो चीजें पढ़ी जाती हैं। वायुमंडल में कितनी चीजें पढ़ी जाती हैं? दो चीजें पढ़ी जाती हैं। पहले तो वायुमंडल का संगठन कैसा है, और दूसरा वायुमंडल का की संरचना कैसी है। यानी एक तो आप बात करेंगे कंपोजिशन की, और दूसरी आप बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो एक तो बात होगी वायुमंडल के कंपोजिशन की, और दूसरी बात होगी वायुमंडल की स्ट्रक्चर की। अगर मैं संगठन या कंपोजिशन की बात करूं तो वायुमंडल में तीन चीजें संगठन में योगदान देती हैं। पहले गैसें, दूसरा सोयल पार्टिकल, और तीसरा वाटर वेपर। यानी गैसें, धूलकण और जलवाष्प। गैसें, धूलकण और जलवाष्प हमारे वायुमंडल का जो 99% भाग है वो गैसों का ही है। वो किससे मिलकर बना है? गैसों से मिलकर बना है। शेष धूलकण और जलवाष्प है। तो पहले बात करते हैं गैसों की। वायुमंडल में कुल 9 गैसें प्रमुख हैं। 10 मान लो चाहे, जिन्हों के बाद में कैपिटल भी होगी। तो अगर मुख्य तौर पर पढ़े तो वायुमंडल में 9 गैसें हैं, और ये गैसों का क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में नियोन, हीलियम, ओजोन
में एक है जिनोन। इन पांचों को याद करने का, चारों को याद करने का, ये चार सामान्य तौर पर याद रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की चार प्रमुख गैसें हैं। अगर अगली चारों का क्रम पूछा जाए तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देना है, नी ही ओ है। नी ही ओ है। नी से नियोन, ही से हीलियम, ओ से ओजोन और है से हाइड्रोजन। तो नी ही ओ है। अगली चार गैसों का क्रम है नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। वायुमंडल में कुल 9 गैसें हैं। अगर मैं जिनोन के बाद एक और बात करूं तो क्रिप्टॉन। अब इनकी मात्रा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के 99% भाग को कवर करती हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% और ओजोन की मात्रा 20.94% है। सॉरी, ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.08, ओजोन की मात्रा 20.94, ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है। ऑर्गन जो है वो हमारे वायुमंडल में 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है, 0.036% है। आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। हमारे वायुमंडल में ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में। नियोन की जो मात्रा है वो है 0.018, हीलियम की मात्रा 0.201, ओजोन की मात्रा 0.301, उसके बाद में हाइड्रोजन की मात्रा 0.406, जिनोन की मात्रा 0.405 और क्रिप्टॉन की मात्रा 0.501 है। 0.205। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%। दोनों जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल के 99% भाग को कवर करती है। आपको पता है ऑक्सीजन वायुमंडल में जलने में सहायक में योगदान देती है। आप कोई भी चीज जलाते हैं वो जलती है, इसके लिए किसका प्रमुख योगदान है? ऑक्सीजन का। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है। आपको ध्यान रखनी है ओजोन। ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे चर्म कैंसर जैसे रोग भी क्या होते हैं, बच सकते हैं हमारी धरती पर। तो ये 8 जो गैसें हैं ये प्रमुख है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन पहले, फिर ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जिनोन और क्रिप्टॉन। अगली मैं बताती आपको, नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोमीटर पर शून्य हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर पर शून्य हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा 125 किलोमीटर पर शून्य हो जाती है। ये 3 डाटे आपको ध्यान रखने हैं। नाइट्रोजन 100, ऑक्सीजन 120, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये प्रमुख गैसें हैं। और एक बात, हमारे वायुमंडल का जितना भी 50% जो भाग है वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। 50% भाग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये पहली चीज है, गैसें। दूसरा जो टॉपिक है वो है धूलकण। अब धूलकणों का प्रमुख योगदान पहले तो क्या है आपको याद रखना है। धूलकण जिसको आप सोयल पार्टिकल बोलते हैं, एक ही काम, सूर्यास्त व सूर्य उदय के समय
हमको आकाश का रंग जो लाल दिखाई देता है उसका प्रमुख जो रीजन है वो धूलकण ही है। इसके बाद में आकाश का रंग नीला दिखाई देना भी किसका परिणाम है? धूलकणों का परिणाम है। और ये प्रक्रिया जो हमें रंग दिखाई देते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। बस धूलकण क्या काम देते हैं? अच्छा, धूलकण में शामिल क्या क्या है? रेत के कण, पुष्प पराग, नमक के कण, अन्य सूक्ष्म कण, ये सब चीजें धूलकणों में शामिल होती है। पहले रेत के कण, पुष्प पराग, नमक के कण, सूक्ष्म कण। काम सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना भी किसका परिणाम है? धूलकणों का। और ये प्रक्रिया किससे होती है? प्रकीर्णन से होती है या स्कैटरिंग से होती है। ये धूलकणों का काम है वायुमंडल में। अगली बात है जलवाष्प की। तीसरा जो टॉपिक है वो बात है जलवाष्प की। जलवाष्प यानी वाटर वेपर। सामान्य क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में जितने भी वाष्पीकरण द्वारा जो जल ऊपर उठता है हल्का होकर या वाष्प बनकर, वो जलवाष्प कहलाता है। वायुमंडल में मौजूद, आप नमी को भी जलवाष्प बोल सकते हैं। कितनी वायुमंडल में आर्द्रता मौजूद है वो जलवाष्प कहलाती है। हमारे वायुमंडल में जो सर्वाधिक आर्द्रता है वो है 4% या 4 से लेकर 5% के बीच में, और ये होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? भूमध्य रेखीय या इक्वेटर का जो एरिया है उस एरिया में जलवाष्प सर्वाधिक होती है। वहां महासागर अधिक है, सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, पानी वाष्प अधिक बनता है और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। हमारे वायुमंडल में सबसे कम जो आर्द्रता है वो होती है 1%, और ये होती है रेगिस्तानों में। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एरिया बर्फ से जमा रहता है वहां भी जल वाष्प न्यूनतम होती है, वहां आर्द्रता नहीं होती है। वहां आर्द्रता नहीं होती है। रेगिस्तान के साथ बर्फीला धरातल। अब कई बच्चे सोचते हैं कि बर्फ है तो वहां पानी होगा, पानी हो जल बनेगा, परंतु आपको ध्यान रखना है जो ध्रुवों का जो एरिया है पृथ्वी पर, जो ऊपर का नॉर्थ पोल है, वहां सूर्य ताप की कम प्राप्ति होती है, तापमान भी कम रहता है, वर्ष भर धरातल कैसा रहता है? बर्फ से जमा ही रहता है, इसलिए वहां भी आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती। बहुत बार क्वेश्चन आया कॉम्पिटिशन एग्जाम में, निम्न में से कहां आर्द्रता सबसे न्यूनतम होती है? लिखा होता है बर्फीला धरातल। तो बर्फीले धरातल पर भी आर्द्रता क्या होती है? कम होती है, 1%। औसत जो आर्द्रता है वो वायुमंडल की है 2%। तीन ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक आर्द्रता 4% से लेकर 5%। कौन से क्षेत्रों में? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। 1% रेगिस्तानी क्षेत्रों में और बर्फीले क्षेत्रों में। और औसत कितनी है? 2%। और जलवाष्प होता क्या है? नमी या आर्द्रता। अब आपको एक बात और, जलवाष्प को पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल कहते हैं। नेचुरल ब्लैंकेट है पृथ्वी का जलवाष्प। हमारी पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है जलवाष्प। बस, ना तो अत्यधिक गर्म होने देती है, ना अत्यधिक क्या होने देती है? ठंडा। आप कभी भी दक्षिण भारत से नीचे सफर करेंगे, बॉम्बे से नीचे, वहां के लोग ना तो आपको कभी स्वेटर पहने नजर आएंगे, ना आपको बिल्कुल बनियान में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पूरे एरिया के साइड में समुद्र लगता है, और समुद्र है जो वाटर जहां लगता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए जो जलवाष्प है वो पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल है, ना तो अत्यधिक गर्म होने देती है, ना अत्यधिक क्या होने देती है? ठंडा। ये वायुमंडल के 3 संगठन की चीजें थी। पहला था गैसें। कितनी गैसें हैं? 10। पहला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सूत्र ध्यान रखना है, नीओ है, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। उसके बाद में जिनोन और क्रिप्टॉन। सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78.08%। और ऑक्सीजन की 20.94%। उसके बाद में धूलकण दो ही काम में आते हैं। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना धूलकणों का परिणाम है। और धूलकणों से
में कौन सी क्रिया होती है? प्रकीर्णन की। जलवाष्प बता दिया, औसत 2%, अधिकतम 4 से 5 और न्यूनतम 1% होती है जलवाष्प। अब बात है वायुमंडल की स्ट्रक्चर की। वायुमंडल की संरचना कैसी है अभी? तो वायुमंडल की जो संरचना है इसमें प्रमुख रूप से 5 परतें हैं। पहली परत क्षोमंडल, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मध्यमंडल मीजोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। कुल मिलाकर ये 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पांचों परतों की ऊंचाई क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, उनकी बात करेंगे। हमारे वायुमंडल की जो पहली परत धरातल से लेकर शुरू होती है वो है क्षोभ मंडल। दिख रहा है आपको? कि मैंने एक तरफ ध्रुव दिखा रखा है और एक तरफ दिखा रखी है, उसमें एक तरफ इक्वेटर दिखा रखी है और एक तरफ दिखा रखी है पोलर रीजन, ध्रुव, और एक तरफ इक्वेटर यानी पृथ्वी का बीच का जो एरिया है भूमध्य रेखीय एरिया है वहां। मैंने गलत लिख रखा इसको, यहाँ 0 डिग्री होगा तो यहाँ 90 डिग्री, यानी इस तरफ पोलर रीजन है, ध्रुव है, और इस तरफ इक्वेटर है यानी आपकी भूमध्य रेखा है। पहली परत जो है क्षोभ मंडल, आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर। और औसत बात करें तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर ऊंचा है। अच्छा, अब पहले ये बात, ये ऊंचा है क्यों? यहाँ से 0 डिग्री जो रेखा है वहां पर सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होती है, तापमान अधिक रहता है, वहां की जो गर्म पवनें हैं वो हल्की होकर अत्यधिक क्षेत्र तक ऊपर उठती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर अत्यधिक बढ़ जाती है, जबकि ध्रुवों पर ठंड होने के कारण वायु हल्की होकर नीचे बैठती है, इसलिए यहाँ का जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कम नीचे है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे वायुमंडल में जितने भी तूफान आते हैं, स्ट्रॉम, जितने भी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन, जितनी भी आंधियां आती हैं, रेन का होना, बिजली का गिरना, कड़ी झंझार, जितने भी वाताकर बनते हैं, फ्रंट और वायु राशियां, एयर मासेज, ये सब की सब प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में ही हमारे पृथ्वी पे बादल बनते हैं, मेघ बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ये प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल के ऊपर कभी नहीं बनती। हमारे पृथ्वी पर चक्रवात आना, तूफान आना, आंधियां आना, मेघों का बनना, ये सब जो क्रियाएं ये सिर्फ क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। इसलिए इसे विभिन्नता मंडल भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विभिन्नता मंडल भी कहते हैं। दूसरी बात, यह सर्वाधिक परिवर्तनीय मंडल है, परिवर्तन आते हैं यहां। हमारी वायुमंडल का 75% भार जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। 75% जो भार है वो कहां पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर, ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दूसरा, इसे विविधता मंडल या परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। अगली बात, हमारे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे, आपको पता है पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो आपको ध्यान रखनी है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री
या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, इसे बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। इसलिए ध्रुवों पर तो तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत टेम्परेचर -65 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। किसका? क्षोभ मंडल का भी। अब आपको ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक संक्रमण परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक संक्रमण परत, जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज इसकी जो मोटाई है वो 1.5 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। जितनी भी संक्रमण परतें आएंगी सबकी मोटाई 1.5 किलोमीटर आपको ध्यान रखनी है। ये क्षोभ से सीमा है। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य संक्रमण परत है। मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। इसके बाद में इसके ऊपर है समताप मंडल नंबर 2। समताप मंडल जहां टेम्परेचर समान रहता है, आपको ध्यान रखना है, जहां तापमान क्या रहता है? समान रहता है। हमारे वायुमंडल में जितने भी जेट एयरवेज उड़ते हैं, जितने भी वायुयान उड़ते हैं, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। वो सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर। इसमें तापमान पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है और कितना पहुंच जाता है? 0 डिग्री। यहाँ कितना था? -80। बहुत अत्यधिक कम था, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया। यानी क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर है वो गिरता है। समताप मंडल में 0 डिग्री रहता है, फिर गिर जाता है समताप मंडल की सीमा तक। अब समताप मंडल में दूसरा जो फेमस है वो है ओजोन मंडल। आपको ध्यान रखना है, समताप मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन गैस पाई जाती है। 22 से 35 किलोमीटर की मोटाई में पाया जाता है ओजोन मंडल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और किस मंडल का हिस्सा है? समताप मंडल का हिस्सा है। आपको पता है ओजोन गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हुई है। ठीक है, तो तापमान समान रहता है, जेट एयर उड़ते हैं, ऊंचाई 50 किलोमीटर है, तापमान पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री पहुंच जाता है समताप मंडल की ऊपरी सीमा। अब समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच भी एक सीमा पाई जाती है, जिसे बोलते हैं समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज। तो पहले थी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य सीमा, ट्रोपोपोज। दूसरी है स्ट्रेटोपोज। दोनों की मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। और ये संक्रमण करते हैं, किन्हीं दो परतों के बीच में संक्रमण करते हैं। अब अच्छा, आपको एक और बात और, ये दूसरी क्षोभ समताप सीमा, ये क्षोभ सीमा संक्रमण परतों। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर ज्यादा है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या है? कम है। बिल्कुल अपोजिट है किसकी? क्षोभ मंडल की। उसके बाद में मध्य मंडल बिल्कुल बीचों में स्थित है हमारे वायुमंडल में और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तापमान पुनः घटना शुरू हो जाता है। तापमान पुनः क्या शुरू हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है और चला जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में मध्य मंडल में तापमान पुनः घटना शुरू हो जाता है और चला जाता है कितना? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली चौथी और सबसे प्रमुख परत है अच्छा, यही मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है मेसोपोज। ये भी 1.5 किलोमीटर है। चौथा मंडल है आयन मंडल। चौथा मंडल है आयन मंडल। यहां धनावेशित कण पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं
वो सब आयन मंडल में भेजे जाते हैं। मान लो यहाँ पर कोई टावर लगा हुआ है, यहाँ से आप किसी फोन से बात कर रहे हैं तो उसकी किरणें यहाँ टकराकर टावर से वापस अगले टावर पर जाती हैं, तो जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सब आयन मंडल से में छोड़े जाते हैं। आयन मंडल प्रमुख है दो ध्रुवीय ज्योतियों के लिए। दो ध्रुवीय ज्योतियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी भाग के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है जो अरोरा ऑस्ट्रेलियस है, जो अरोरा ऑस्ट्रेलियस है वो दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति है। इसको सुमेर ज्योति भी बोलते हैं, सुमेर ज्योति। जबकि उत्तरी ध्रुव पर जो ध्रुवीय ज्योति है उसका नाम है अरोरा बोरियोलिस। ये आपको ज्यादातर नॉर्वे के पास दिखेगी, उत्तरी ध्रुव। एक तो ये चार बातें कि आयन मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, धनावेशित कण पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में दो ध्रुवीय ज्योतियां प्रमुख हैं, पहली अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुव पर, अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर नॉर्वे के पास दिखती है, इसे सुमेर ज्योति भी कहा जाता है। आयन मंडल में चार परतें हैं, भी नीचे से ऊपर की ओर बात करें तो आयन मंडल में चार परतें हैं। आयन मंडल में जो चार परतें उनका नाम है डी, ई, एफ और जी। डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। पहले तो ध्यान रखना है ई परत को कैनेली हेवेसाइड परत कहते हैं, कैनेली हेवेसाइड परत कहते हैं। एफ परत दो परतों से मिलती है, F1 और F2, और F2 परत को बोलते हैं अपलेटन स्तर या अपलेटन लेवल। डी परत जो है वो दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है और इसकी ऊंचाई 60 से 90 किलोमीटर है, 60 से 90 किलोमीटर है। ई परत जो कि मध्यम व लघु तरंगों का परावर्तन करती है, इसकी ऊंचाई 90 से 144 किलोमीटर है। एफ परत जो है वो 144 से 360 किलोमीटर और जी परत 360 से ऊपर है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर तक है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर तक है। तो चार परतें हैं, डी, ई, एफ और जी। डी परत दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है और 60 से 90 किलोमीटर। ई परत मध्यम व लघु तरंगों का परावर्तन करती है, इसे कैनेली हेवेसाइड परत भी कहते हैं, और 90 से 144 किलोमीटर तक। एफ परत 144 से 360 किलोमीटर, इसमें दो परतें हैं, F1 और F2। F2 को बोलते हैं अपलेटन स्तर, और जी परत जो है वो 360 किलोमीटर से ऊपर है। ये नाइट्रोजन कणों को आवेशित करती है, नाइट्रोजन कणों को क्या करती है, आवेशित करती है। पांचवी परत जो है वो है बहिर्मंडल, हमारे वायुमंडल के ऊपर का भाग जहां से ब्रह्मांड शुरू होता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। ये जो पांच परतें थी ये वायुमंडल का संरचना में शामिल है। इसके अलावा आपको एक रासायनिक संगठन और ध्यान रखना है, वायुमंडल का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में दो मंडल हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल के अंदर ऊपर की तीन परतें शामिल हैं, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज और मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर। जबकि विषम मंडल में आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर यानी आयन मंडल और बहिर्मंडल शामिल है। इसके अलावा इसी मंडल के अंदर चार आणविक परतें पाई जाती हैं। बहुत बार इनका उत्तर से दक्षिण का या नीचे से ऊपर का क्रम पूछा गया है। जो चार आणविक परतें उनके नाम है, आणविक नाइट्रोजन की परत,
आणविक ऑक्सीजन की परत, आणविक हीलियम की परत और आणविक हाइड्रोजन की परत। गैसों के क्रम से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना इसका। ये वायुमंडल की ऊपर जाने पर 90 किलोमीटर से ऊपर की बात हो रही है। तो ये 4 परतें आणविक परतें, आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम और आणविक हाइड्रोजन। ऊंचाई ध्यान रखनी है 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से 3500 और 3500 से 10,000। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो ऊपर की तरफ जाने पर आपको एक वे में याद रह सकता है। तो हीलियम, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नीचे से परतें हैं। यानी सबसे नीचे कौन सी परत आएगी? आणविक नाइट्रोजन की, इसके ऊपर आणविक ऑक्सीजन की, इसके ऊपर आणविक हीलियम की और इसके ऊपर आणविक हाइड्रोजन की। ये परतें ऐसे आएंगी विचार। ये वायुमंडल का संगठन, संरचना और ये दूसरा जो मंडल था वायुमंडल क्या होता है, ये टॉपिक पूरा होता नहीं। तो और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।